नमस्कार आप सबको। मेरा नाम अर्चना है। मैं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय के अंदर मुख्य पादप समूहों के लक्षण एवं वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटा क्या होते हैं। जिन जीवों का शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटा कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं आद्य अपूर्ण होती हैं। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इस प्रकार के केंद्रक को केंद्रकाभ कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ द्रव्य में बिखरा रहता है। इसमें सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल और आपके माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक सजीवों के लाक्षणिक लक्षण क्या क्या हैं? इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं ये। कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज की नहीं होती है। इनकी कोशिका भित्ति एक अन्य पदार्थ म्यूकोपेप्टाइड, लिपिड, एमिनो अम्ल जैसे पदार्थों से बनी होती है। इनमें डीएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन का अभाव होता है। इनमें डीएनए अगुणित होते हैं यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी ही होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। सरल सरल प्रकार का द्विविभाजन होता है जनन में। इनमें श्वसन अवायवीय होता है और श्वसन के लिए विशेष प्रकार की कोशिका झिल्ली पर एक संरचना पाई जाती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोट्स, इनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इनमें कोशिका जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध रहता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है मुख्य रूप से, जिसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है। सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है। ये एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय तक होते हैं। एक कोशिकीय को प्रोटिस्टा अलग ही वर्ग में रखा गया है जिसमें प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना आते हैं। इन सजीवों में कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों ही प्रकार का होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम अध्ययन करते हैं थैलोफाइटा कवक क्या है। थैलोफाइटा कवक, कवक मूलतः लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मशरूम। पर्णहरित रहित पादप काय को कवक समूह में सम्मिलित किया गया है। जिन समूह में इन जीवों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को माइकोलॉजी कहा जाता है। इन कवकों के लाक्षणिक लक्षण क्या हैं? ये सभी जगह पाई जाती हैं। इनका पादप काय शाखित व तंतुमय होता है। ईस्ट, ईस्ट का नाम आपने 10th क्लास में भी सुना है। ईस्ट जो है वह एक कोशिकीय कवक है, इस तरह की होती है एक कोशिकीय ईस्ट। इस तरह का डायग्राम आपके 10th क्लास में भी था। एक कोशिकीय कवक है ये। और ये कवक तंतु इनमें जो पाए जाते हैं, इस तरह की संरचनाएं होती हैं। कवक तंतु जो होते हैं इसमें वह दो तरह के होते हैं, पटहीन और पटयुक्त हो सकते हैं। पटहीन और संकोशिकीय, संकोशिकीय क्या होता है? वे कोशिकाएं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उन्हें संकोशिकीय कहते हैं। और कुछ इस प्रकार की शैवाल होती हैं जिनमें पट युक्त होता है, यानी कि जो माइको जिसको कहते हैं इसमें शाखा युक्त होते हैं। इसके तंतु जिसको कहते हैं, तंतु में शाखाएं इस प्रकार से पट एक में पाए जाते हैं और एक में पट नहीं पाए जाते। तो पट हीन जो कोशिकाएं हैं वे तो हैं फाइकोमाइसिटीज, और पटयुक्त जो कोशिकाएं हैं वे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। मुख्य रूप से कवक का जो कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज अथवा काइटिन की बनी होती है। और कवक जो होती हैं वह परपोषी होती हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इनमें भोजन जो है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है।
कवकों का केंद्रक यूकैरियोटिक अभी आपको बताया था, इनमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर रसधानी जो टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से ढकी हुई रहती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि कवकों को पोषण के आधार पर, क्योंकि इनमें पर्णहरित तो होता नहीं है, पोषण के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा है। परजीवी, वे कवक अपना भोजन दूसरे सजीवों से प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी, ऐसी कवक जो पोषण मृत सड़े गले जीवों से प्राप्त करती हैं। सहजीवी, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सह मतलब साथ साथ जीवन यापन करते हैं। ऐसे कवक जो सजीवों पर उगते हैं, पादप पर या प्राणी पर, जिस पर भी दोनों परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसा कि आपने नाम सुना लाइकेन। लाइकेन में एक भाग शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। शैवाल भोजन बनाती है, कवक उसको खनिज तत्व देता है। फिर है कवक मूल। उच्च श्रेणी के पादप व कवक दोनों मिलकर के परस्पर जीवन यापन करते हैं, दोनों को ही लाभ होता है यहाँ भी। परपोषी कवक को खाद्य पदार्थ व कवक खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अब कवक में पूरा जो माइसीलियम होता है, यदि पूरा का पूरा जनन में भाग लेता है तो पूर्ण काय फलिक कहते हैं, और यदि जनन में केवल एक भाग, छोटा हिस्सा ही काम में लिया जाता है, अंश काय फलिक कहते हैं, शेष भाग कायिक ही रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं कवकों के जनन। कितने प्रकार के कवकों में जनन पाए जाते हैं? तो कवकों में जनन जो है अलैंगिक, लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? खंडन, यानी कि इसके टुकड़े हो जाएंगे। और इष्ट के अंदर विखंडन के द्वारा। इष्ट इस तरह की कोशिका इष्ट पर होती है, एक कोशिकीय है, इस तरह की कोशिका होता है, इसमें इस तरह से इस कोशिका का द्रव्य इसमें और केंद्रक चला जाता है और बाद में ये अलग हो जाती है, एक नई कोशिका बना लेती है। इसके अलावा इसमें कोनिडिया द्वारा होते हैं, पेनिसिलियम में मुकुलन के द्वारा, इष्ट में अभी बताया आपको। फिर आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कब होता है? जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। कोनिडिया या बीजाणुओं के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ड्यूटेरोमाइसिटीज के अतिरिक्त सभी कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, इनके जो प्लाज्मा होते हैं, एक जैसे मान लीजिए ये एक है और ये, इनके प्लाज्मा आपस में एक दूसरे से जाएंगे, फिर इनके केंद्रक मिलेंगे आपस में, और फिर यहाँ केंद्रक मिल जाएंगे और फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होगा। अब हम नीचे पढ़ते हैं इसमें ही थैलोफाइटा कवक। पहले थैलोफाइटा में हमने क्या पढ़े थे? कवक। अब पढ़ते हैं हम शैवाल। शैवालों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। मुख्य रूप से शैवाल जो हैं उनमें और कवक में ये अंतर है कि शैवाल जो है वो पर्णहरित युक्त पादप होते हैं जिन्हें थैलाब कहा जाता है, और इनमें अलैंगिक जनन एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकता है, लेकिन जननांग में बंध्य आवरण का अभाव पाया जाता है। बंध्य आवरण बाहर, जैसे जननांग है उनके बाहर बंध्य आवरण नहीं पाया जाता है। ये अधिकांशतः जल में पाई जाती हैं। जड़ तना मुख्य रूप से इसकी बात है, ये जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, इसीलिए ये थैलाब कहा जाता है इनको, थैले की तरह से जिसकी संरचना है। थैलास या शैवाल जो हैं वो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होती हैं। इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। ये पर्ण हरित युक्त और स्वपोषी होती हैं, अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनकी संचित भोजन जो है वह इनमें ग्लाइकोजन के रूप में इनमें संचित भोजन पाया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा इनमें जननांग एक कोशिक होते हैं और बंध्य आवरण से ढके हुए नहीं होते हैं। इनमें लैंगिक, अलैंगिक जनन और कायिक जनन पाया जाता है। ये इसमें जनन पाए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आता है यहाँ पर आपके कि इनके स्वभाव के आधार पर किस तरह के स्वभाव, यानी कि कहाँ मुख्य रूप से जलीय होती हैं, स्थिर जल में जैसे तालाब में, नदियों में, खारे जल में, लवणोद्भिद कहा जा सकता है। समुद्र के अंदर मृदीय आवास, यानी कि जो शुष्क अवस्थाओं को सहन करने में सक्षम होती हैं, उन्हें हम स्थलीय शैवाल कहते हैं।
अब आता है लिथोफाइट्स किसको कहते हैं, जो चट्टानों पर नम चट्टानें होती हैं, थोड़ी नमी होती है वहां पाई जाती हैं, जैसे नोस्टोक। असामान्य आवास कैसे हैं, जहां पर सामान्यतः जीवन उपयुक्त नहीं होता है, उन्हें कहते हैं असामान्य, है ना। तो वहां पर भी ये पाई जाती हैं। पहला है इसमें क्रायोफाइट्स, जो बर्फ पर पाई जाती हैं, बर्फ का रंग लाल हरा पीला दिखाई देता है। सहजीवी, कुछ शैवाल दूसरे पादप के साथ रह करके लाभकारी जीवन यापन करती हैं, जैसे कि लाइकेन, शैवाल कवक, नोस्टोक, है ना। परजीवी, चाय या कॉफी की पत्तियों पर लाल किट रोग उत्पन्न करती हैं। शैवालों के लवकों में क्लोरोफिल, कैरोटीनोइड्स, बायोप्रोटीन वर्णक पाए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंदर वे विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, जैसे फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन करते हैं, और इसी प्रकार एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादपों का अध्ययन करते हैं। और इसी के अंदर आ जाएगा अन्य और शाखाएं हैं कुछ, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, जिसके अंदर कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान, आर्थिक महत्व के पौधे हैं, जैसे आपको मालूम है सिनकोना है, अफीम है, अन्य भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें भ्रूण के परिवर्तन का कैसे युग्मक बनते हैं, कैसे युग्मनज होता है, किस प्रकार से भ्रूण जिसके जैसे कि एक यंग वर्म बनता है। फिर आनुवंशिकी संबंधी अध्ययन, यानी कि जो भी हमें पेरेंटल जो चीज़ें मिलती हैं वो कैसे आती हैं। आकारिकी मॉर्फोलॉजी, जीवों का आकारिकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर, कृत्रिम माध्यमों में ऊतकों का संवर्धन कैसे किया जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा, टुकड़ा लेते हैं जिसे कैलस कहते हैं, और फिर उसका संवर्धन किया जाता है। पादप रोगों का अध्ययन किया जाता है, पादप रोग विज्ञान में पादप प्रजनन विज्ञान, इसमें उपयोगी पादपों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद, ये लेसन आपका पूरा हो गया। आप पीछे के क्वेश्चंस करेंगे।